हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा के बारे में। इनको समझेंगे कि शिक्षा क्या होता है, इसका अर्थ, इसका परिभाषा, प्रकृति, स्वरूप और इसकी विशेषताएं से जो है शिक्षा के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, ये बीएड कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। आइए समझते हैं शिक्षा क्या होता है। ठीक है, शिक्षा का सबसे पहले हम लोग अर्थ देखेंगे, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से होता है। शिक्षा शब्द अगर बना है तो वो संस्कृत के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से जो है वो बना है शिक्षा शब्द, जिसका अर्थ होता है जानना या सीखना, है ना। शिक्षा का मतलब क्या होता है? जानना या सीखना। जिस चीज़ के बारे में आप सीखते हैं या जानने का कोशिश करते हैं वो आपकी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन, ठीक है, का रूपांतरण है जो एडुकेटम शब्द से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि शिक्षा शब्द जो है अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का रूपांतरण है जो एडुकेटम शब्द का बना हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं। एडुकेटम जो बना है वो दो शब्द से बना है, ई प्लस डू को। ई मतलब होता है अंदर और डू को मतलब होता है बाहर, यानी कि एडुकेटम का मतलब हुआ अंदर निहित शक्तियों को बाहर निकालना, है ना। जब हम अपने अंदर निहित जो शक्ति है ना, उसको जब हम बाहर निकालते हैं अपने शब्दों के द्वारा, उसे हम लोग एडुकेटम, जिसे हम लोग एजुकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जानना या सीखना। ठीक है, शिक्षा से तात्पर्य किसके लिए सीखना, क्या सीखना और किससे सीखना, ये इसका मतलब होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि किसके लिए सीखना, क्या सीखना और किससे सीखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, किसके लिए सीखना, तो अपने लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंचने के लिए सीखना। ठीक है, किसके लिए सीखना? अपने लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंचने के लिए सीखना। ठीक है, क्या सीखना? अपने व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन लाना। जब हम शिक्षा लेते हैं तो क्या सीखते हैं? उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं या परिमार्जन करते हैं। ठीक है, किससे सीखना? तो अपने विद्यालय से सीखना, आस पड़ोस से सीखना ही शिक्षा है। ठीक है, तो ये तीनों का आंसर मिल गया। किसके लिए सीखना? अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना, जहां तक आपका लक्ष्य है कि हमको ये बनना है, इसके लिए सीखना है। क्या सीखना है? अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है। और किससे सीखना है? तो ये विद्यालय से सीखना है, अध्यापक से सीखना, आस पड़ोस से सीखना है। ठीक है, तो शिक्षा का ये जो है तात्पर्य है, इस तीनों को याद रखना है कि किसके लिए सीखना, क्या सीखना, किससे सीखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन काल में गुरु एवं शिष्य के बीच ज्ञान का आदान प्रदान के व्यवस्थित रूप को शिक्षा कहा जाता था। प्राचीन काल में, है ना, गुरु और शिष्य के बीच जो है ज्ञान का आदान प्रदान को ही क्या कहते थे हम लोग? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य बालकों में रुचि, योग्यता उत्पन्न करना होता है। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि बालकों में रुचि प्रदान करना है, उसकी योग्यता उत्पन्न करनी है। पहले शिक्षा बाल केंद्रित ना होकर ज्ञान केंद्रित थी। पहले शिक्षा क्या थी? बाल केंद्रित नहीं था, है ना। पहले जो शिक्षा था वो बाल केंद्रित नहीं था, पहले क्या था? ज्ञान केंद्रित था। किसी भी उम्र के बालक हो, उनको जो है उसको क्या करता था, उसका जो है ज्ञान के अनुसार उसको शिक्षा दी जाती थी, है ना। लेकिन अभी शिक्षा जो है वो क्या हो गया? बाल केंद्रित हो गया, यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले ज़माने में जो शिक्षा थी वो बाल केंद्रित ना थी, वो ज्ञान केंद्रित था। किसी भी उम्र में बालकों को शिक्षा जो है वो उसको स्टार्टिंग से ही दिया जाता था। ठीक है, अब कोई 12 साल का लड़का है, उसको हम प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा दें तो फिर ये बाल केंद्रित ना होकर वो ज्ञान केंद्रित शिक्षा हो गया। लेकिन अभी शिक्षा वो क्या है? वो बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, याद रखना। व्यक्तियों में शिक्षा देने का उद्देश्य बालकों में सर्वांगीण विकास करना है। ये शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि बालकों में सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, है ना, संवेगात्मक, नैतिक, इन सभी चीज़ों का बालकों में जो विकास करते हैं सभी पक्षों का, उसे हम लोग सर्वांगीण विकास करते हैं। ठीक है, ताकि उनका चहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, ताकि जो है बालकों का, है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो हो सके। ठीक है, तो शिक्षा का ये उद्देश्य ही था कि शिक्षा जो होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग शिक्षा का जो है अर्थ देखें। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा की परिभाषाएं।
डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला परिभाषा दिया था शिक्षा का महात्मा गांधी ने, इसका याद रखना। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का परिभाषा क्या था? शिक्षा मनुष्य की शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के अंश की अभिव्यक्ति है। शिक्षा जो है मनुष्य की शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के अंश का एक अभिव्यक्ति है, एक पार्ट है, जिसे हम लोग शिक्षा कहते हैं। ये बात कही थी महात्मा गांधी ने, याद रहेगा, ठीक है। दूसरा मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था फेंडरसन के अनुसार शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों से है। ये बहुत ही छोटा परिभाषा, याद रखना। फेंडरसन ने यह कहा था कि शिक्षा का संबंध जो है व्यक्ति तथा समाज दोनों से होता है, ठीक है। चलिए, तीसरा परिभाषा दिया था अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या कहा था कि शिक्षा की जड़ कड़वी है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कष्ट होकर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो परिणाम होता है वो कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा की जड़ जो होती है वो कड़वी होती है, लेकिन इसका फल जो होता है वो क्या होता है? मीठा होता है। ये बात कही थी अरस्तु ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट था डगलस और हॉलैंड के अनुसार। डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा था, इसको समझते हैं। शिक्षा उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करती है जो उसके जीवन काल में होता है। याद रखना, बहुत ही छोटा छोटा परिभाषा ली है जिसमें आप लोग को याद हो जाएगा। डगलस और हॉलैंड ने कहा था शिक्षा उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करती है जो उसके जीवन काल में होते हैं, ठीक है, जो आपके जीवन काल में जरूरी होते हैं उस सभी को परिवर्तन करते हैं शिक्षा। नेक्स्ट है करो एवं करो के अनुसार। करो और करो महोदय ने क्या कहा था? शिक्षा व्यक्तिगत एवं समाजीकरण की वो प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्तिगत एवं समाजीकरण की वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति तथा समायोजोपिता को बढ़ावा देती है। समायोगिता को बढ़ावा देती है। करो ने कहा था कि शिक्षा व्यक्तिगत एवं समाजीकरण की वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति तथा समाजो उपयोगिता को बढ़ावा देती है। ये बात कही थी करो एवं करो के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग शिक्षा की जो है परिभाषा देखें। लगभग 5 मनोवैज्ञानिक लिए थे, महात्मा गांधी, फेंडरसन, डगलस और हॉलैंड, है ना, अरस्तु और करो एवं करो के अनुसार, ठीक है। याद रह जाएगा आप लोग को, महात्मा गांधी, डगलस, उसके बाद डगलस या हॉलैंड, है ना, अरस्तु, फिर उसके बाद जो है करो एंड करो, फिर इसके बाद फेंडरसन। ये जो है मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार से जो है शिक्षा की परिभाषा दी है और बहुत छोटा छोटा परिभाषा ली है जिसमें आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा के प्रकार है। शिक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं? तो याद रखना, शिक्षा के जो है मुख्यतः 3 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन शिक्षा? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है। शिक्षा के कितने प्रकार हो गए? शिक्षा के 3 प्रकार, औपचारिक शिक्षा, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होता है? ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। औपचारिक शिक्षा का संबंध विद्यालय से होता है। याद रखना, औपचारिक शिक्षा का संबंध किससे होता है? विद्यालय से होता है। याद रखना, विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अर्थात वैसी शिक्षा जो छात्रों को विद्यालय में दी जाती है उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। ये शिक्षा विद्यालय में अध्यापक बच्चों को देती है। ये शिक्षा जो है अध्यापक, है ना, विद्यालय में बच्चों को देती है, जिससे छात्र वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सके, ठीक है, तथा उसमें समस्या समाधान के कौशल का विकास होता है, जिससे जो है पालकों के समस्या के समाधान करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसका वास्तविक जीवन से अनुभव उत्पन्न होता है। तो ये जो शिक्षा दी जाती है इसे हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो विद्यालय में दी जाती है, ठीक है। चलिए, और कौन देता है ये शिक्षा? अध्यापक देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, जिसको हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें बालक यह शिक्षा विद्यालय से बाहर, याद रखना, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो विद्यालय से बाहर होगा, ठीक है, जो परिवारजनों से, आस पड़ोस से, मित्रों से तथा समाज में रहकर सीखते हैं। ये शिक्षा जो होती है ना, परिवार में देते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, अपने से बड़ों के अनुसार द्वारा जो है, या समाज के द्वारा हम सीखते हैं, या फिर अपने मित्रों के द्वारा, या फिर आस पड़ोस के द्वारा ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। उसे हम लोग कौन सी शिक्षा कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। याद रखना कि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो विद्यालय से जो बाहर आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो विद्यालय में ग्रहण करते हैं उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है? निरौपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें शिक्षा जो होती है वो औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा का मिश्रित रूप होता है। वैसी शिक्षा जहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा
दोनों एक साथ जो है मिश्रित करके दिया जाता हो उसे हम लोग निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कौन शिक्षा कहेंगे? निरौपचारिक शिक्षा कहेंगे। तो शिक्षा के हम लोग 3 प्रकार देखे, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की हम लोग प्रकृति देखते हैं, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की क्या क्या प्रकृति है? ठीक है, याद रखना, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति निम्न होती है। ठीक है, 1 नंबर में शिक्षा की प्रकृति वैज्ञानिक तथा कलायुक्त होती है। देखिए, शिक्षा को हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं और कला की दृष्टि से भी देखते हैं, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। तो शिक्षा को हम ना ही केवल वैज्ञानिक कह सकते हैं, ना ही केवल हम उसको कलायुक्त कह सकते हैं। तो शिक्षा जो होती है वो वैज्ञानिक तथा कलायुक्त दोनों का रूप होती है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं, शिक्षा को हम लोग केवल वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं, ना ही शिक्षा को केवल आध्यात्मिक कह सकते हैं। शिक्षा को हम लोग वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक दोनों का मिश्रित रूप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा की प्रकृति जो होती है वो वैज्ञानिक तथा कलायुक्त दोनों होती है। ठीक है, दूसरा नंबर में शिक्षा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों से देखने को मिलता है। शिक्षा जो देखने को मिलता है वह सैद्धांतिक तो होता ही है, क्योंकि शिक्षा में जो भी चीज़ हम लोग सीखते हैं वो सैद्धांतिक चीज़ होती है। ठीक है, वो ऑर्थोनेटिक चीज़ होती है और उनका व्यवहारिक अपने जीवन में परिवर्तन भी लाते हैं। ठीक है, और व्यवहारिक दोनों पक्षों को देखते हुए जो है इसकी प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट को हम लोग देख लिया शिक्षा की प्रकृति में। तीसरा में देखते हैं शिक्षा में व्यवहारिक पहलू अधिक रहता है। शिक्षा जो होती है वो व्यवहारिक पहलुओं को अधिक ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा की प्रकृति जो है सामाजिक होती है। शिक्षा की प्रकृति सामाजिक होती है, यानी कि एक आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा का होना बहुत महत्व है। तो शिक्षा की जो नेचर होना चाहिए वो सामाजिक होना चाहिए ताकि समाज का विकास हो सके। ठीक है, चलिए 5वां नंबर पॉइंट है शिक्षा में शिक्षण रूपी कौशल को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा में जो हम लोग शिक्षण रूपी जो कौशल होता है, शिक्षा से संबंधित जो भी कौशल होते हैं, ठीक है, जैसे कोई शिक्षा से संबंधित जो है हम लोग कोई भी कौशल हुआ, कंप्यूटर शिक्षण हो गया या तकनीकी शिक्षण हो गया, तो इन सभी चीज़ों का जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो ये शिक्षा की प्रकृति हुआ। ठीक है, तो हम लोग लगभग शिक्षा की जो है 5 प्रकृति देखें। शिक्षा जो होनी चाहिए वो आपका वैज्ञानिक तथा कलायुक्त होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, और जो है आपका सामाजिक होना चाहिए और शिक्षण रूपी कौशल का विकास करना चाहिए। ये इसकी प्रकृति है जो आपको याद रखना है। ठीक है, पॉइंट सब। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? चलिए आइए देखते हैं शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप बहुत व्यापक है। शिक्षा का स्वरूप क्या है? बहुत व्यापक है ना। शिक्षा छोटा नहीं है, शिक्षा का स्वरूप जो है देखेंगे तो बहुत व्यापक है। ये हर एक क्षेत्र में जो अपना योगदान देता है। ये मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक आधारों पर विकसित होता है। देखिए, शिक्षा जो है केवल हम ये नहीं कह सकते कि हमें जो अध्यापक अपने तरीके से पढ़ाते हैं तो वो शिक्षा है। शिक्षा का स्वरूप सामाजिक भी होता है, शिक्षा का स्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी होता है। ठीक है, और शिक्षा का स्वरूप जो होता है वो दार्शनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो दी जाती है वो भी शिक्षा का स्वरूप है। तो शिक्षा का स्वरूप को हम लोग व्यापक रूप से देखते हैं। शिक्षा के द्वारा समाज की उन्नति का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के द्वारा है ना समाज की उन्नति का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के विभिन्न स्वरूप देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इसमें पहला स्वरूप हम लोग लिए हैं प्रत्यक्ष शिक्षा। ठीक है, प्रत्यक्ष शिक्षा जिसको हम लोग डायरेक्ट एजुकेशन कहते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा वो शिक्षा होता है जिसमें अध्यापक तथा छात्र आमने सामने संपर्क होता है। देखिए, प्रत्यक्ष शिक्षा जो होता है वैसे शिक्षा को कहते हैं जिसमें अध्यापक और छात्र जो है एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे है ना हम लोग कक्षा में विद्यालय में अध्यापक जो है पढ़ाते हैं और सभी बच्चे जो है क्लासरूम में बैठ के सुनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो कैसे शिक्षा होगी? प्रत्यक्ष शिक्षा होगी जो सामने में देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। जहाँ छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं, यहाँ पे छात्र जो होते हैं शिक्षक का अनुकरण करते हैं क्योंकि छात्र जो है शिक्षक को देखते हैं सामने से। ठीक है, शिष्य शिक्षक को आदर्श मानकर उन्हें शिक्षा देते हैं। जहाँ पे जो है शिष्य जो है ना शिक्षक को आदर्श मान से उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, कौन? शिष्य। ठीक है, प्रत्यक्ष शिक्षा का प्रबंध विद्यालयों, धार्मिक संप्रदायों और समितियों के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में किया जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष शिक्षा का मतलब केवल विद्यालय नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा का मतलब हुआ धार्मिक संप्रदायों में भी देख सकते हैं। जैसे कई गुरुजन जो है अपने जो है आश्रम का ये करते हैं, वहाँ पे जो है कई सारे शिष्य पहुँचते हैं जहाँ पे
जो है उन गुरुजनों के प्रवचनों को वो सामने में देख के जो है उनको सुनते हैं। या कई सारे समितियों का भी गठन किया जाता है ना, कई सारे आयोग भी जो है सामने में बुला के उनको प्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय में, है ना, निश्चित स्थान पर दिया जाता है। तो इस तरह की शिक्षा को हम लोग प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। ये जो है पहला शिक्षा का स्वरूप था। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट एजुकेशन। ठीक है, अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या होता है? देखिए, अप्रत्यक्ष शिक्षा वैसी शिक्षा कहते हैं जिन्हें आप सामने में ना देखे हो। ठीक है, जैसे अभी हम जो आप लोग को शिक्षा दे रहे हैं अपने YouTube के माध्यम से, तो वो आपका अप्रत्यक्ष शिक्षा है, क्योंकि हम आपके सामने में नहीं हैं। ठीक है, तो आप जो है मेरे चैनल के माध्यम से जो है आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग को अप्रत्यक्ष शिक्षा मिल रहा है। ठीक है, अप्रत्यक्ष शिक्षा वो शिक्षा होता है जो शिक्षण संस्थानों से बाहर दिया जाता है। ठीक है, उसे अप्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। ये उन्हें विभिन्न उपायों द्वारा प्राप्त किया जाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। देखिए, अप्रत्यक्ष शिक्षा जो होती है वैसे शिक्षा को कहते हैं जो विद्यालय में अध्यापक और छात्र आमने सामने ना रह के जो है ना, शिक्षण संस्थानों से बाहर दिया जाता है, उसे हम लोग अप्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त करने के जो है कई उपाय हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम YouTube के माध्यम से पढ़ाते हैं, कोई जो है कहीं अन्य पुस्तकों के माध्यम से, ठीक है, या कहीं और जो है नेट इंटरनेट के माध्यम से, है ना, गूगल के माध्यम से, यानी कई अलग अलग माध्यमों से जो है जो शिक्षा को ग्रहण करता है उसे हम लोग अप्रत्यक्ष माध्यम कहते हैं। इसका जो है प्राप्त करने के उपाय जो हैं विभिन्न हो सकते हैं। याद रखना, ये शिक्षा प्राप्त करने के उपाय जो है विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त करने के जो उपाय है वो केवल एक ही होगा, जो सामने में होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसका लास्ट है कि इसका निष्कर्ष को देखते हैं। ठीक है, शिक्षा का आखिर लास्ट में इसका निष्कर्ष कंक्लूजन देना जरूरी है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य को सभ्य मनुष्य बनाती है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को, है ना, जो क्या करती है, एक सभ्य मनुष्य बनाती है ना। शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य समाज के साथ समायोजन कर जीवन यापन करता है, जिसमें शिक्षा जो है मनुष्य क्या करता है, समाज में जो है के साथ रह के जो है शिक्षा के साथ जो है अपना जीवन यापन करता है, जिससे मनुष्यों में आदर्शवादी तथा नैतिक गुणों का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा एक आदर्श समाज का निर्माण होता है। शिक्षा के द्वारा मुक्त मनुष्य आदर्श बनता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा जो है एक आदर्श मनुष्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो शिक्षा का आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसको हम लोग अर्थ समझे, इसका परिभाषा देखें, इसकी प्रकृति देखें, इसका स्वरूप, और लास्ट में इसका हम लोग निष्कर्ष देखें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें इस टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।